बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको देंगे, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर बस और पिकअप की टक्कर हुई और हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू भी जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मुरादाबाद से आपको दे रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है, मौके पर राहत के लिए पुलिस भी पहुंची है, राहत बचाव का कार्य चल रहा है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मुरादाबाद के पाकबाड़ा इलाके में बस और पिकअप की टक्कर, जोरदार टक्कर, और हादसे में ये कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। नेशनल हाईवे 9 है ये, जहां पर तेज रफ्तार के चलते अक्सर हादसे होते हैं। एक और हादसा हुआ है पिकअप और इस गाड़ी का, और राहत बचाव का कार्य इस वक्त चल रहा है। पिकअप और बस में दरअसल ये टक्कर हुई, जोरदार टक्कर थी। इतनी जबरदस्त टक्कर की 2 लोगों की तो मौत हुई है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है। गाड़ी को पलटे हुए आप वहां पर देख सकते हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जोरदार टक्कर रही होगी। ये पिकअप है, उसका हिस्सा एक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। एम्बुलेंस मौके पर, पुलिस मौके पर, राहत बचाव का कार्य लगातार चल रहा है। नेशनल हाईवे 9 है ये। उबैदुर रहमान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? कुल कितने लोग जख्मी हुए हैं? राजीव, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जो जख्मी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि बस में सवारी भरी हुई थी और जो आगे पिकअप था उसमें भी लोग बैठे हुए थे। तो जो आधिकारिक रूप पर अभी जो फिलहाल जो मृतकों की संख्या है वो तो पुलिस ने 2 बताई है, लेकिन जो चश्मदीद है उनका कहना है कि 5-6 तक भी हो सकती है। अभी फिलहाल जो घायल हैं उनको मुरादाबाद के जिला अस्पताल भेजा जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए, और जो घायल हैं उनकी गिनती की जा रही है और जो मृतक हैं उनकी भी शिनाख्त की जा रही है कि कितने लोग मृतक हैं और कितने लोग जो हैं घायल हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ा हादसा है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी थोड़ी देर में हम आपको अपडेट कर पाएंगे कि कुल मृतकों की संख्या कितनी है और घायल कितने लोग हुए हैं। जो हादसा है वो ये बताया जा रहा है कि जो पिकअप था उसके पीछे से बस ने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से जो वाहन है वो पलट गए और उसके बाद जब पुलिस को पता चला तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों से हाहाकार मचा हुआ है। मुरादाबाद के अलावा 3 और जगहों से हादसे की खबरें सामने आई हैं। यहाँ शाहजहांपुर में कार और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई। इसमें टेम्पो सवार लगभग 17 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहीं गाजीपुर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इधर मथुरा में कार दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 और हादसे उत्तर प्रदेश में। बस्ती और अयोध्या के बीच सीमा विवाद के चलते अधूरा पड़ा काली नदी के पुल के अप्रोच का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया। 7 सालों के बाद जब ये निर्माण कार्य शुरू हुआ तो बाढ़ प्रभावित स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय निवासी निर्माण कार्य शुरू होने का श्रेय बस्ती की डीएम सौम्या अग्रवाल की पहल को दे रहे हैं। बस्ती और अयोध्या की सीमा के बीच काली नदी पर बना ये पुल तैयार तो 7 साल पहले हो गया था, लेकिन आम जनता को इसका इस्तेमाल नसीब न हुआ। वजह थी सीमा विवाद, जिसकी वजह से 9 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुल का अप्रोच 7 वर्षों के बाद भी नहीं बन पाया और अप्रोच न बन पाने की वजह से इस पुल का इस्तेमाल आज तक माझा क्षेत्र के लोग नहीं कर पाए। इन 7 सालों में जिले में बहुत से अधिकारी आए और चले गए, लेकिन बस्ती की डीएम सौम्या अग्रवाल ने न केवल इस बाढ़ग्रस्त इलाके की परेशानी को समझा, बल्कि अयोध्या जिला प्रशासन के साथ साथ दर्जनों गांवों के लोगों से बात कर विवाद का हल तलाशा। जो काली नदी पे पुल था, निर्माणाधीन था, उसमें एक साइड पे रुकी हुई थी, तो उसमें ये आवश्यक था कि दोनों जिलों के अधिकारी साथ में बैठे और उसको सुलझाएं। तो समन्वय स्थापित करके दोनों जिलों के अधिकारी जब साथ में बैठे और पुलिस की पूरी मदद की तो ये मामला जो है सुलझा। करोड़ों की लागत से बने पुल का अप्रोच बनाने के लिए मिट्टी की भराई शुरू हो गई है, जिससे इलाके के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। वह स्थानीय निवासी इस विवाद को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी का धन्यवाद दे रहे हैं। अरे बहुत फायदा होगा, बहुत यहाँ का विकास बहुत अच्छा बन जाएगा साहब। हम आने जाने का जितना माझा में है सबको बहुत परेशानी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इस पुल के अप्रोच का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और न केवल बाढ़ ग्रसित इलाके के लोगों को आवागमन का एक बेहतर रास्ता मिलेगा, बल्कि इस पुल के जरिए
सरकार की अन्य योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों और खासकर महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब वो निश्चिंत होकर सफर कर सकेंगी। कोई भी शख्स उनके साथ छेड़खानी करने की जहमत कोशिश नहीं कर पाएगा। उरई में रोडवेज की बसों में अब पैनिक बटन लगाने का काम शुरू हो गया है। आपात स्थिति में इस पैनिक बटन के दबाते ही नजदीकी थाने में सूचना पहुंच जाएगी और महिलाओं के साथ साथ दूसरे यात्रियों के साथ होने वाले अपराधों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। यूपी में रोडवेज बसों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उरई रोडवेज परिवहन की 98 में से 2 बसों में पैनिक बटन लगा दिया गया है। इंटीग्रेशन का काम पूरा होने के बाद ये सिस्टम वीटीएस कमांड सेंटर, स्थानीय पुलिस थाना, डायल 112 और इंटर सेक्टर कंट्रोल रूम से जुड़ जाएगा और आपात स्थिति में बटन के दबाते ही नजदीकी थाने में फौरन सूचना पहुंच जाएगी और महिलाओं को तत्काल पुलिस की मदद मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें 83 करोड़ का अनुदान मिला था, जिसमें एक तो पिंक डेडिकेटेड फीमेल पैसेंजर्स के लिए पिंक एसी सर्विसेज 50 एसी सर्विसेज हम लोग ने खरीदी थी और वो रूट पे चलती हैं। 40 इंटरसेप्टर हैं जो महिलाओं की कोई भी समस्या आती है रूट पे तो उसका निदान करने के लिए उपलब्ध रहती हैं और प्लस 11,200 बसें जो हमारी साधारण हैं और जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें पैनिक बटन लगाने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने 11,000 से ज्यादा बसों में पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए निर्भया फंड से करीब 83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन दोनों सुविधाओं से बसों के लैस होने के बाद न केवल महिला यात्री खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, बल्कि जीपीएस के जरिए हर समय बसों के संचालन पर भी नजर रखी जा सकेगी। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। नोएडा पुलिस ने एटीएम क्लोनिंग करके धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक महिला के अलावा बुल्गारिया से टूरिस्ट वीजा पर आया विदेशी भी शामिल है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस की सरकारी गाड़ी से वीडियो बनवाना एक युवक को भारी पड़ा। वीडियो वायरल होते ही युवक को पुलिस ने दबोच लिया। एटा के जलेसर में टैंकर ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत के बड़ौद शहर में मकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर अपने मकान की छतों पर चढ़कर पथराव किया। 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सहारनपुर में बसपाइयों की बैठक में नामांकन से पहले हंगामे का वीडियो आया सामने। यहां पर बसपाइयों के आपसी झगड़े को साफ देखा जा सकता है। इस हंगामे का सीसीटीवी सामने आने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली। मन की बात में प्रधानमंत्री ने मेरठ की महिला एथलीट प्रियंका गोस्वामी का जिक्र किया। उनके संबोधन में प्रियंका का नाम सुनने पर बहुत सारे लोग भावुक हो गए। पश्चिमी यूपी की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। कुछ और खबरें आपको बताते हैं। रुक करते हैं रामनगर का, उत्तराखंड का। रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर का दूसरा दिन है आज और मिशन 2022 को लेकर यहां बीजेपी रणनीति बना रही है। आज 5 सत्रों में बीजेपी रणनीति तैयार करेगी और आज चिंतन बैठक से पहले योग शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत, कई मंत्री योग शिविर में मौजूद रहेंगे। तो बीएल संतोष से लेकर दुष्यंत गौतम प्रभारी हैं, रेखा आर्य भी वहां पर मौजूद हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री है रामनगर में। आज भी 5 सत्रों में चिंतन मंथन होगा और शुरुआत योग शिविर से बताया जा रहा है कि होगी। योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, सभी योग करेंगे और तस्वीरें भी आएंगी उसके भी सामने। रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर 2022 के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री कहां से उपचुनाव लड़े, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। आइए इस चिंतन शिविर के बारे में, इस बैठक के बारे में जो रामनगर में है उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अजीत, चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं है और मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़े,
कहाँ कैसे वो विधानसभा पहुंचे, बहुत सारे विषय हैं सामने इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में और महत्वपूर्ण है, खासकर बीजेपी में। तो क्या आपको जानकारी मिल रही है इस बैठक के बारे में, किन विषयों पर चर्चा है, क्या बातें कौन से लोग महत्वपूर्ण तरीके से रख सकते हैं मजबूती से? राजेंद्र, देखिए, ये चूंकि चिंतन शिविर है और इसमें खालिस तौर पर एक मुख्यमंत्री के उपचुनाव लड़ने का ही मुद्दा नहीं है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। विरोधियों की शक्ति का आकलन करना है, आम आदमी पार्टी को कितना हिट करना है चुनाव से पहले, कांग्रेस की किस तरह से घेराबंदी करनी है, सरकार की कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ बहुत बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर लोगों को मिल रहा है। तो ये जो 3 दिन का चिंतन शिविर है, जो आज दूसरा दिन है जिसका, तो उसमें इन्हीं सब तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी है। और कुल मिलाकर अगर मैं एक बात कहता हूँ कि इसमें 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनका एक रोड मैप तैयार होना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार होना है, उसी के हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी। और सुबह सभी को एक स्वेच्छा से कल ही रात में ही सबको कहा गया था कि सुबह योग में भाग लेंगे, लेकिन किसी को मैंडेटरी, मतलब किसी को ऐसा अपरिहार्य नहीं किया गया था कि आप योग शिविर में ही जाएंगे। वो अपने जहाँ रह रहे थे, जहाँ उनके कक्ष थे, वहाँ से भी लोगों ने योग किया है। और इसके अलावा अब चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा 9 बजे के बाद, और 9 बजे के बाद ही फिर इस शाम तक चलेगा। सवा घंटे के 5 सत्र आज पूरे दिन में चलेंगे। और उनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कल्याणकारी योजनाएं, आम आदमी पार्टी की एंट्री, कांग्रेस की जो उनका विरोध प्रदर्शन है, जो आगे की रणनीति है, उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं। 2022 में किन चेहरों को पार्टी मतलब आगे तवज्जो देगी, किनको रिपीट करना है, किन विधायकों की छवि अच्छी नहीं है, मंत्रियों की क्या परफॉर्मेंस है, विधायकों ने अपने क्षेत्र में क्या किया, कौन कितना लोकप्रिय है। तो इस चिंतन शिविर में ये भी चिंतन होने जा रहा है कि हमारे विधायकों की लोकप्रियता का पैमाना उनके क्षेत्र में क्या है। और इसी के दौरान राजेंद्र, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भी यहीं हैं और तमाम बड़े नेता दिल्ली से भी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। तो ये इसमें एक बिंदु ये भी रहेगा कि मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, कौन सी सीट है। तो जैसा अभी हमारे सामने, सबके सामने बिल्कुल बहुत प्रत्यक्ष तौर पर एक चीज़ सामने आ रही है कि एक गंगोत्री ही एकमात्र विधानसभा है जहाँ से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसी अगर चीज़ आ जाती है, और जो कानूनविद अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि 1 साल से कम समय में रिक्ति होने पर, 1 साल से कम समय में चुनाव होने पर तो चुनाव नहीं होते हैं, या 1 साल से ज़्यादा का समय होता है और कोई सीट खाली हो जाए उस पर चुनाव कराना जरूरी होता है। लेकिन ये जो कानूनविदों की राय है, ये उत्तराखंड में एक ऐसा पहला मौका है देश का कि जब पहली बार एक नज़ीर पेश होगी कि मुख्यमंत्री ऐसी किसी सीट पर उपचुनाव कराकर चुनाव लड़ भी सकते हैं कि नहीं, जब वो खाली हुई। चूंकि देखिए, गोपाल सिंह रावत गंगोत्री से विधायक थे, वो 20 अप्रैल को उनका निधन हुआ और यहाँ पर 18 मार्च को विधानसभा का गठन हुआ था। तो ये आप तकरीबन समझिए कि 11 महीने से भी कम समय रह गया था। तो लोक प्रतिनिधित्व कानून ये कहता है कि अगर 1 साल से कम समय आम चुनाव में बचा है, जिस दिन कोई सीट खाली हुई है, तो उस पर चुनाव कराना बिल्कुल नहीं है, वो फिजूल खर्ची माना जाएगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने और दूसरी जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने इस मामले पर तमाम फैसले भी दिए हैं जब चुनाव कराने से मना कर दिया गया। तो एक चिंतन शिविर है, तो चिंतन में बहुत सारे विषय हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, विरोधी दलों को कैसे देखना है, उनकी रणनीति क्या है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चिंतन शिविर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और में यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, कल ही मदन कौशिक ने दावा किया कि हम इस पूरी चिंतन शिविर के जो जितने भी मैसेज हैं, जितने संदेश हैं, बूथ स्तर तक जाएंगे। लेकिन न इस बैठक में जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है और न इस बैठक में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया। प्रदेश से मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं और 4 महामंत्री हैं। इसके अलावा कोई पदाधिकारी चिंतन शिविर में नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल है। तो ये पूरा चिंतन शिविर ऐसा लग रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है संगठन की, मदन कौशिक और प्रभारी और ये इधर मंत्रिमंडल, इनके बीच में ही कोई एक बातचीत होनी है कि सरकार को और संगठन को समन्वय बनाकर आगे कैसे बढ़ना है। तो चूंकि पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया जाना, तभी प्रदेश कार्य समिति एक चिंतन शिविर की बात होती है। और जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर नहीं है, तो बूथ लेवल तक इस मैसेज को कौन लेकर जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। जी राजेश। अजित, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डिटेल्ड आपने विस्तार से सारी जानकारी दी कि चिंतन शिविर में अभी तक क्या क्या हुआ है और अब आज के दिन में क्या क्या रहने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई है, मगर इन बसों की शुरुआत से ही विवाद भी होने लगा है। एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि देहरादून में चल रही इलेक्ट्रिक बसें सरकार के लिए घाटा साबित हो रही हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक बस से हर महीने 3 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। आरटीआई के हवाले से यह जानकारी भी मिली है कि अगर 10 साल के एग्रीमेंट पर 30 बसों के घाटे का आकलन करें तो यह नुकसान 100 करोड़ से भी ऊपर चला जाएगा। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक बसें चलाई ही क्यों जा रही है। सिटी बस यूनियन भी इसी बात पर आपत्ति जाहिर कर रही है।
इलेक्ट्रिक बसें 1.25 से 1.5 करोड़ के आसपास जो इसकी कीमत बताई जा रही है, और जो यहाँ सिटी बसें चलती हैं उसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। जब सिटी बसें 10, 15, 20 रुपये किराए पे घाटे में चल रही हैं और इनका किराया भी सिटी बसों के बराबर है, तो मेरे को ये हुआ कि भाई किस तरीके से ये जो सरकार अगर स्मार्ट सिटी की बसें चला रही है, इतनी महंगी बसें, तो कैसे प्रॉफिट कर रही होंगी। इसके लिए मैंने जो इनसे जानकारी मांगी थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये 55,827 किलोमीटर तो ये गाड़ी चली है, और उसमें जो इन्होंने सरकार से लेना है 37,67,000 समथिंग कुछ रुपए जो है इन्होंने सरकार से लेने हैं, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड है। और अब उत्तराखंड की ही खबरें फटाफट अंदाज में आपको दिखाएं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हल्द्वानी में जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने अधिकारियों से जिले की तमाम विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली और साथ ही 109 करोड़ की 24 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पौड़ी में सीएम तीरथ सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए राइफलमैन मनदीप सिंह नेगी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने घोषणा की कि गांव तक पहुंचने वाली सड़क का नाम शहीद मनदीप सिंह नेगी के नाम से जाना जाएगा। कुंभ में कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सड़क पर उतर आई। देहरादून समेत प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कहा फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुंभ में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट मामले पर प्रदर्शन किया। प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के आह्वान पर चौधान पाटा में जिला कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन किया। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुटी है। सुबोध उनियाल की माने तो सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को पूरे संसाधनों के साथ चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही मसूरी में सैलानियों की भीड़ दिखने लगी, जिसकी वजह से जाम लग रहा है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी वहां पर लगाई। हरिद्वार में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार फिर से धीमी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इस वजह से वैक्सीन लगवाने वाले लोग अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जोशीमठ में हिमवीर चौको नाम से स्निफर डॉग को जो है विदाई दी गई और आईटीबीपी के परेड ग्राउंड में आईटीबीपी के जवानों ने ही चौको को विदाई दी।